61वां क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो इसमें निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। पुष्पित नहीं है, मनौती नहीं है, ललक, निर्दोष, इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो डी सही है कि निर्दोष जो है प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। निर्दोष शब्द प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प जो है नहीं है। निर्दोष शब्द निरुपसर्ग के योग से बना है। पुष्पित में इत और मनौती में औती प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त प्रत्यय को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। किसमें? क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त प्रत्यय को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है। 62 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। तो इसमें से ए है कि गाड़ियां बहुत तेज चल रही हैं। दूसरा है कि आज यदि बारिश हो तो तुम यहीं रुक जाना। तीसरा नंबर क्या है? वह घर से निकला था परंतु वापस लौट गया। चौथा है कि शायद वह मान जाएगी। तो इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो बी सही है इसमें से कि आज यदि बारिश हो तो तुम यहीं रुक जाना। आज यदि बारिश हो तो तुम यहीं रुक जाना। अब देखिए मिश्र वाक्य क्या है। वाक्य मिश्र वाक्य है क्या? आज यदि बारिश हो तो तुम यहीं रुक जाना वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य है। जबकि गाड़ियां बहुत तेज चल रही हैं, ये क्या है? गाड़ियां बहुत तेज चल रही हैं साधारण वाक्य है। वह घर से निकला था परंतु वापस लौट गया। तो संयुक्त वाक्य है शायद वह मान जाएगी, संदेहवाचक वाक्य। रचना के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार हैं। सरल या साधारण वाक्य, दूसरा नंबर मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। 63वां क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। तो इसमें से ये क्या है? मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। क्या ये संख्यावाचक विशेषण है? दूसरा नंबर गुणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें से कौन सा विशेषण है? तो इसमें से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है कि मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। वाक्य क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का भेद है। संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य भेद परिमाण बोधक है। यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। निश्चय और अनिश्चय के आधार पर परिमाण बोधक विशेषण के 2 भेद किए गए। पहला नंबर निश्चय परिमाणवाचक विशेषण में आता है कि 2 सेर घी और 10 हाथ 4 और गज मलमल, ये सभी निश्चय परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा नंबर अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण में क्या आता है? बहुत हो गया, दूध हो गया, शब हो गया, धन हो गया, पूरा हो गया, आनंद हो गया, ये सभी क्या है? अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण है। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि अगले क्वेश्चन 64वां क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो मैं आपके जैसे डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इसमें से संयुक्त वाक्य पहचानना है। मैं भी आपके जैसे डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मीता नए कपड़े लेकर आई, वह शायद अभी तक नहीं पहुँचा। रमेश ने काम खत्म कर किया और वह अपने घर चला गया। रमेश ने काम खत्म किया और वह अपने घर चला गया। तो इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो डी सही है कि रमेश ने काम खत्म किया और अपने घर चला गया। जबकि मैं भी आपके जैसे डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इच्छावाचक वाक्य है। मीता नए कपड़े लेकर आई है, ये क्या है? सरल वाक्य है। और वह शायद अभी तक नहीं पहुँचा, इसमें संदेहवाचक वाक्य है। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में क्या होता है कि साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। 65वां क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है।
तो इसमें सुखदाई, घटाव, मनुष्यता, शीतल, इसमें से ऐसा कौन सा संज्ञा का सही विकल्प है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें से डी सही है कि शीतल जो है भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। शीतल शब्द का भाववाचक संज्ञा शीतलता होगी। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई हो गया, बुढ़ापा, मिठास, नम्रता, गर्मी, मित्रता इत्यादि, ये सभी क्या हैं? भाववाचक संज्ञा के सही विकल्प हैं। 66 क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति मोहन पढ़ रहा है? मोहन पढ़ रहा है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? प्रयोजनवती लक्षणा, व्यंजना शक्ति, लक्षणा शक्ति, अभिधा शक्ति। कौन सा शब्द शक्ति है जो सही है? तो मोहन पढ़ रहा है, इसमें से ये अभिधा शक्ति है। मोहन पढ़ रहा है, इसमें अभिधा शक्ति है। वाक्य में क्या है? शब्द शक्ति है। शब्द अपना एक निर्धारित अर्थ नहीं रखते। शब्द क्या करते हैं? अपना एक निर्धारित अर्थ नहीं रखते। शब्दों का अलग अलग संदर्भों में जब प्रयोग किया जाता है तो उनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इस अलग अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। इसके 3 भेद होते हैं। पहला नंबर अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और तीसरा नंबर व्यंजना शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति वहाँ होती है जहाँ पर वक्ता द्वारा कहे गए कथन का श्रोता द्वारा ज्यों का त्यों अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति। एक बार फिर से देख लीजिए कि अभिधा शब्द शक्ति उसे कहते हैं जहाँ पर वक्ता द्वारा कहे गए कथन का श्रोता द्वारा ज्यों का त्यों अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। 67वां क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें से पुनः उपसर्ग से बना सही शब्द कौन सा है? तो पुनर्जीवन है, पुरस्कार या पुरातन या प्रतियोगिता। इसमें से पुनः उपसर्ग से बना सही शब्द कौन सा है? तो पुनर्जीवन है। पुनर्जीवन शब्द जो है पुनः उपसर्ग से बना सही शब्द है, जिसमें पुनः उपसर्ग और जीवन मूल शब्द है, जबकि पुरस्कार में पुराधन कार और पुरातन में पुराधन तन, प्रतियोगिता में प्रतियोग मूल शब्द है और इता प्रत्यय है। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। उपसर्गों की संख्या संस्कृत उपसर्ग 19 होते हैं। अगर संस्कृत उपसर्गों की बात की जाए तो ये 19 होते हैं, और हिंदी उपसर्ग की बात की जाए तो 10 होते हैं उपसर्ग, और उर्दू उपसर्ग कितने होते हैं? 12 होते हैं। संस्कृत उपसर्ग 19, हिंदी उपसर्ग 10 और उर्दू उपसर्ग कितने होते हैं? 12 उपसर्ग होते हैं। तो 68वां क्वेश्चन देखेंगे। 68 क्वेश्चन कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो पहला है प्रताप, उपाध्यक्ष, विदेश, भ्राता। तो इसमें से कौन सा विकल्प है जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है? तो डी सही है कि भ्राता जो है, भ्राता शब्द उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, जबकि प्रताप जो है प्राधन ताप बराबर प्रताप बनता है। अध्यक्ष में अधिधन अच्छ बराबर अध्यक्ष, विदेश में भी धन देश बराबर विदेश उपसर्गों से बने शब्द हैं। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जब शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाए उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। पहला नंबर कृत प्रत्यय, दूसरा नंबर तद्धित प्रत्यय। क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त प्रत्यय को कृत प्रत्यय, क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त प्रत्यय को कृत प्रत्यय, और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित विकल्पों में संकेतवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। कृपया अपनी मदद स्वयं करिए। अगला है कि माली ने आज पौधों को पानी नहीं दिया। यदि तुम सही समय पर इलाज करते तो जल्दी ठीक हो जाते। आज मेरा मन कुछ अच्छा खाने का है। तो इसमें से कौन सा विकल्प है जो संकेतवाचक वाक्य का सही विकल्प है? तो इसमें से सी सही है कि यदि तुम सही समय पर इलाज करते तो जल्दी ठीक हो जाते। यह वाक्य जो है संकेतवाचक वाक्य का सही विकल्प है। माली ने आज पौधों को पानी नहीं दिया। माली ने आज पौधों को पानी नहीं दिया, ये क्या है? निषेधवाचक वाक्य है।
आज मेरा मन कुछ अच्छा खाने का है। आज मेरा मन क्या है, कुछ अच्छा खाने का है, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। 70 क्वेश्चन है कि खटोला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। खटोला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें ओला प्रत्यय है। खटोला शब्द में ओला प्रत्यय। प्रत्ययों से बने शब्द निम्न हैं, जैसे ये प्रत्यय और ये मूल शब्द है। ओला से बने शब्द जो हैं, मंझोला हो गया, बिचोला हो गया, सपोला हो गया, पटोला, बतोला इत्यादि है। आ से बना जो है प्रत्यय प्यासा हो गया, भूखा हो गया, जोड़ा, छात्रा, बैठा इत्यादि। 71 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में इनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का सही विकल्प है, तो इसमें से मुझे, हमें, तुम्हारे, वे, तो कौन सा सही है, तो सी सही है कि तुम्हारे। तुम्हारे जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तुम्हारे शब्द जो है क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम से बदले आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। तुम्हारे शब्द क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों या स्त्री पुरुष के नाम के बदले आते हैं। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता और अन्य पुरुष में अन्य लोग आते हैं। उत्तम पुरुष में मैं हो गया, हम हो गया, ये आते हैं उत्तम पुरुष में, मैं और हम। और मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, ये मध्यम पुरुष में आते हैं। अन्य पुरुष में वह, वे, या और ये। तो उत्तम पुरुष में मैं, हम, और मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, और अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये। तो इसमें मध्यम पुरुष पूछा गया था कि वाचक सर्वनाम सही विकल्प है, तो मध्यम पुरुष में जो है तुम्हारे जो है सही विकल्प है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि जब कोई शब्द अपने मुख्यार्थ को बाधित करके अन्य अर्थ को बताए तब उसमें कौन सी शब्द शक्ति होती है। जब कोई शब्द अपने मुख्यार्थ को बाधित करके अन्य अर्थ को बताए तब उसमें कौन सी शब्द शक्ति होती है। तो लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति, आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। तो इसमें सही विकल्प है लक्षणा शब्द शक्ति। जब कोई शब्द अपने मुख्यार्थ को बाधित करके अन्य अर्थ को बताए तब उसमें लक्षणा शब्द शक्ति होती है। साहित्य में लक्षणा शक्ति दो प्रकार की मानी गई है। पहला नंबर रूढ़ी और दूसरा नंबर प्रयोजनवती। रूढ़ी लक्षणा में रूढ़ी के कारण मुख्यार्थ को छोड़कर उसे संबंध रखने वाला अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। प्रयोजनवती लक्षणा में किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए लक्षणा की जाती है। कार्य में कुशल रूढ़ी या लक्षणा। बहुत सी तलवारें मैदान में आ गई, प्रयोजनवती लक्षणा है। बहुत सी तलवारें क्या हो गई, मैदान में आ गई, तो ये कौन सी है, प्रयोजनवती लक्षणा। और कार्य में कुशल क्या है, ये रूढ़ी लक्षणा है। अगला क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन के नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। कि हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। हमने क्या किया, पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। तो हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में क्या ली, शरण ली। तो इसमें संयुक्त वाक्य है कि हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। उपयुक्त वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य का भेद है। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं। सरल वाक्य पहला नंबर है, दूसरा नंबर मिश्र वाक्य है, तीसरा संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है कि सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक। सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लय उन्हें हरि का है आतंक। सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लय उन्हें हरि का है आतंक। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार श्लेष अलंकार, विरोधाभास अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार। तो इसमें से सही श्लेष अलंकार है। सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लय उन्हें हरि का है आतंक। पंक्ति में श्लेष अलंकार है। जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसमें 2 बातें आवश्यक हैं। पहला नंबर, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, और दूसरा क्या है विशेष कि एक से अधिक अर्थ प्रकरण में अपेक्षित हों। उपरोक्त पंक्ति में हरि जो आया है, हरि शब्द के 2 अर्थ हैं।
पहला नंबर बंदर है और दूसरा नंबर ईश्वर है। तो सीधे चलते राह जो, रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। तो इसमें एक हरि का अर्थ है बंदर और एक हरि का अर्थ है ईश्वर। निम्न विकल्पों में से 75वां क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एक अर्थी शब्द है। तो आधी में कौन सा एक अर्थी शब्द है? मानसिक रोग, शिक्षा, वात्सल्य, शारीरिक रोग। तो इसमें से आधी शब्द में कौन सा एक अर्थी शब्द है? तो आधी शब्द में जो है एक अर्थी शब्द है मानसिक रोग। आधी शब्द में एक अर्थी शब्द क्या है? मानसिक रोग है। आधी जो है मानसिक चिंता और काल्पनिक भय आदि है। और व्याधि में क्या है? शारीरिक है। व्याधि क्या है? शारीरिक है। इसमें कैंसर, मलेरिया, हैजा आदि व्याधियां हैं। 76वां क्वेश्चन है कि जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार। तो इसमें से सही कौन सा है? सी सही है। जहाँ किसी का वर्णन, सी मतलब अतिशयोक्ति अलंकार है। जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ उपमेय और उपमान का समान कथन न होकर सिर्फ उपमान का वर्णन होता है। यहाँ क्या होता है कि यहाँ उपमेय और उपमान का समान कथन न होकर सिर्फ क्या होता है कि उपमान का वर्णन होता है। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो हमने बताया जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा या मर्यादा को उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। तो एक पुष्कर है और दूसरा पुष्कल है। तो इसका क्या मतलब होगा? जलाशय या बहुत होगा, या बहुत या आसान होगा, कठिन या बहुत होगा, सरस्वती या बहुत होगा। तो इसमें से सही जो है वो है ए कि जलाशय और बहुत होगा। इसका से क्या होगा? सही अर्थ होगा कि जलाशय और बहुत होगा। पुष्कर का जलाशय और पुष्कर का बहुत। 78वां क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अव्ययी भाव समास का विकल्प है। यथा साध्य, यथा का साध्य, न साधने योग्य, जितना साधा जा सके साधने के लिए। तो कौन सा सही है कि यथा साध्य में जितना साधा जा सके वो यथा साध्य है, जितना साधा जा सके। यथा साध्य अव्ययी भाव समास का विग्रह जितना साधा जा सके होगा जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक या समास पद अव्यय हो जाए, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे इसमें देखिए यथाशक्ति में शक्ति के अनुसार यथाशक्ति में, आमरण में मरण तक, आजन्म में जन्म तक, प्रतिदिन में प्रत्येक दिन। 69वां क्वेश्चन है कि संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, विवक्षा अलंकार। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है कि संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो पंक्ति में क्या है? अनुप्रास अलंकार। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ है किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। तो संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार जहाँ जो है कोई शब्द जो है एक से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ दे, वहाँ क्या होता है? यमक अलंकार होता है। जहाँ कोई शब्द क्या हो कि एक से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ दे, वहाँ यमक अलंकार होता है। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं।
यहाँ तारे शब्द 2 बार आया है, परंतु अर्थ जो है इसका अलग अलग है। विवक्षा अलंकार क्या कहते हैं? विवक्षा अलंकार को कि जब दुख, आश्चर्य, आदर, हर्ष, शोक इत्यादि जैसे विवक्षा अलंकार में क्या होता है कि जब दुख, आश्चर्य, आदर, हर्ष, शोक इत्यादि जैसे विस्मयादि बोधक भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए तब उसे ही विवक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे मोही मोही मोहन को मन भयो राधा में, मोही मोही मोहन को मन भयो राधा में, राधा मन मोही मोही मोहन मई मई, मोही मोही मोहन को मन भयो राधा में, राधा मन मोही मोही मोहन मई मई। तो इसमें क्या होता है, जब दुख, आश्चर्य, आदर, हर्ष, शोक इत्यादि जैसे विस्मयादि बोधक भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाती है तब उसे ही विवक्षा अलंकार कहते हैं। 80 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो गोदान पहला नंबर है, कोहिनूर दूसरा, पंकज, मनुष्य। इसमें से कौन सा है जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है? तो सही विकल्प जो है मनुष्य है, डी सही है कि मनुष्य जो है जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी इत्यादि ये जो है जातिवाचक संज्ञा है। क्या होते हैं जैसे जातिवाचक संज्ञा कौन कौन से हैं? तो जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, घर, पहाड़, नदी इत्यादि जो है जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञाएं जो है निम्नलिखित स्थितियों की होती हैं। पहला नंबर संबंधियों, व्यवसायियों, पदों और कार्यों के नाम, वाहन, मंत्री, जुलाहा, प्रोफेसर। इसमें ये सभी जातिवाचक संज्ञाओं में आते हैं। संबंधियों हो गया, व्यवसायों हो गया, पदों और कार्यों के नाम हो गए, वाहन हो गया, मंत्री हो गया, जुलाहा और प्रोफेसर। दूसरा नंबर है पशु पक्षियों के नाम हो गया, घोड़ा जैसे हो गया, गाय, कौवा, तोता, मैना। ये सभी जो है जातिवाचक संज्ञा है। वस्तुओं के नाम, मकान हो गया, कुर्सी, घड़ी, पुस्तक, कलम, टेबल, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। वस्तुओं के नाम भी। प्राकृतिक तत्वों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे तूफान हो गया, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी आदि। अब निम्नलिखित अगला क्वेश्चन जो है 81 से 85 तक जो क्वेश्चन है वो क्या होगा? निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। देखिए, आज की भागती दौड़ती जिंदगी से मुस्कुराहट तो ना जाने कहाँ खो गई है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी से मुस्कुराहट तो ना जाने कहाँ खो गई है। कुछ दशक पहले तक तो लोग एक दूसरे को देखते ही एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अभिवादन करते थे। कुछ दशक पहले तक तो लोग एक दूसरे को देखते ही एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अभिवादन करते थे, किंतु आज दशा यह है कि किसी पहचान वाले को देखते ही व्यस्तता का मुखौटा लगाकर अभिवादन की प्रक्रिया से स्वयं को बचाकर सुरक्षित निकलना ही बहादुरी का कार्य समझते हैं। जबकि मुस्कुराहट एक ऐसी औषधि है जो मनुष्य को बिना किसी दाम के मिली है। यह उससे शारीरिक एवं मानसिक रोगों का उपचार करने में पूर्णतः सक्षम है। जो व्यक्ति मुस्कुराकर दिन की शुरुआत करता है वह निश्चय ही सारे दिन ऊर्जावान रहता है। वह बिना किसी तनाव के सारे कार्य कुशलता से पूर्ण कर पुनः अगले दिन के लिए नए कार्यों को पूरा करने की कुशल रणनीति बना निश्चिंत हो सो जाता है। ऐसे व्यक्ति का सानिध्य सभी लोग चाहते हैं। उसकी एक छोटी सी मुस्कुराहट के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके समीप आने का प्रयास करते हैं। ठीक इसके विपरीत अनायास ही खींचने वाले व्यक्ति से हर कोई दूरी बनाना पसंद करता है। हर कोई उससे बचना चाहता है। पुरानी कहावत है कि प्रसन्न वदन के दर्शन मात्र से ही समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं। अतः हमारा प्रयास होना चाहिए कि स्वयं प्रसन्न रहकर दूसरों को भी खुशियाँ बांटें। अब प्रश्न है, इससे संबंधित प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा दशा का समानार्थी शब्द है? दिखावा, दिशा, स्थिति, शामिल। कौन सा दशा का समानार्थी शब्द? तो सी है कि स्थिति जो है ये दशा शब्द का समानार्थी स्थिति है होगा।
दूसरा नंबर 82 क्वेश्चन है कि कैसे व्यक्तियों से लोग मिलना पसंद नहीं करते? जो हर वक्त मिले, जो हर बात पर झुंझला जाए, जो हमेशा पीछे पड़ता रहे, या जो हमेशा खुशी खुशी मिले। तो बी है कि जो हर बात पर झुंझला जाए, ऐसे व्यक्तियों से लोग मिलना पसंद नहीं करते हैं। 83वां क्वेश्चन है कि अनुच्छेद में जीवन की किस अनमोल औषधि के बारे में बताया गया है? व्यस्तता के बारे में, ऊर्जावान, मुस्कुराहट, अभिवादन। तो इसमें मुस्कुराहट की बात बताई गई है कि जो अनमोल औषधि है वह मुस्कुराहट है। 84 क्वेश्चन है कि अनुच्छेद के अनुसार आज के समय में किसी पहचान वाले को देखते ही लोग क्या करते हैं? व्यस्त होने के बावजूद मिलते हैं, या हंसी खुशी बातें करते हैं, या व्यस्तता का मुखौटा लगाकर निकल जाते हैं, या आदर सत्कार करते हैं। तो सी सही है कि इसमें जो है आज के समय में किसी पहचान वाले को देखते ही लोग क्या करते हैं? तो व्यस्तता का मुखौटा लगाकर निकल जाते हैं। व्यस्तता का मुखौटा लगाकर क्या करते हैं? निकल जाते हैं। 85 क्वेश्चन है कि दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक लिखिए। तो इस अनुच्छेद का सटीक शीर्षक क्या होगा? तनावपूर्ण वातावरण, खींचने वाले व्यक्ति, मुस्कुराहट, व्यस्त जिंदगी। तो इसमें व्यस्त जिंदगी जो है शीर्षक सही होगा। अब निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। अचल खड़े रहते जो ऊंचा शीश उठाए तूफानों में। अचल खड़े रहते जो ऊंचा शीश उठाए तूफानों में। सहनशीलता, दृढ़ता, हस्ती जिनके यौवन के प्राणों में। वही पंथ बाधा को तोड़े बहते हैं जैसे हो निर्झर। प्रगति नाम को सार्थक करता यौवन दुर्गमता में चलकर। अचल खड़े रहते जो ऊंचा शीश उठाए तूफानों में। सहनशीलता, दृढ़ता, हस्ती जिनके यौवन के प्राणों में। वही पंथ बाधा को तोड़े बहते हैं जैसे हो निर्झर। प्रगति नाम को सार्थक करता यौवन दुर्गमता पर चलकर। आज देश की भावी आशा बनी तुम्हारी ही तरुणाई। नए जन्म की श्वास तुम्हारे अंदर जग कर है लहराई। आज विगत युग के पतझड़ पर तुमको नव मधुमास खिलाना। नव युग के वृक्षों पर तुमको है नूतन इतिहास लिखाना। उठो राष्ट्र के नव यौवन तुम, दिशा दिशा का सुन आमंत्रण। जागो देश एक प्राण जगा दो, नए प्रांत का नया जागरण। आज विश्व का यह दिखला दो, हमसे भी जागी तरुणाई। नई किरण की नई चेतना में हमने भी ली अंगड़ाई। तो इसमें नवयुग प्रगति के नाम को कैसे सार्थक करते हैं? दुर्गम रास्तों पर चलकर, या गलत दिशा ढूंढकर, या तूफानों से दूर जाकर, सुगम रास्तों पर चलकर। इसमें से कौन सा सही है? 86 क्वेश्चन है कि नवयुग प्रगति के नाम को कैसे सार्थक करते हैं? तो इसमें दुर्गम रास्तों पर चलकर जो है नवयुग प्रगति के नाम को सार्थक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 87वां क्वेश्चन है कि काव्य के अनुसार विगत युग के पतझड़ से क्या आशय है? नए पत्तों पौधों को देखकर, यह अतीत के वे कार्य जो आज पुराने पड़ चुके हैं, या नई पीढ़ी को देखकर खुश होना, या कुछ समय से देश में कई उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। तो इसमें काव्य के अनुसार विगत युग के पतझड़ से क्या आशय है? तो बी सही है कि अतीत के वे कार्य जो आज पुराने पड़ चुके हैं। अतीत के वे कार्य जो आज पुराने पड़ चुके हैं। काव्य के अनुसार विगत युग के पतझड़ से आशय है कि अतीत के वे कार्य जो आज पुराने पड़ चुके हैं। 88 क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा तरुणाई का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो युवावस्था नहीं है, बुढ़ापा, तारुण्य, जवानी। तो इसमें से कौन सा जो है तरुणाई का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो तरुणाई का पर्यायवाची शब्द बुढ़ापा नहीं है, युवा अवस्था है, तारुण्य है, जवानी है। ये सभी जो है तरुणाई के जो है पर्यायवाची शब्द हैं। कौन सा? युवावस्था, तारुण्य और जवानी। 89 क्वेश्चन है कि कवि देश के नवयुवकों का आह्वान क्यों कर रहा है? कवि जो है देश के नवयुवकों का आह्वान क्यों कर रहा है? क्योंकि नवयुवक बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उनमें नए कार्य करने का उत्साह की क्षमता की कमी है, क्योंकि नवयुवकों को सोने से जगाना है, या क्योंकि उनमें नए कार्य करने का उत्साह व क्षमता है। तो डी सही है, क्योंकि उनमें नए कार्य करने का उत्साह व क्षमता है। तो कवि देश के नवयुवकों का आह्वान इसलिए कर रहा है क्योंकि उनमें नए कार्य करने का उत्साह व क्षमता है। 90 क्वेश्चन है कि काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। नवयुवकों का भोलापन,
काव्यांश का उचित शीर्षक क्या बन सकता है? तो नवयुवकों का भोलापन, नवयुवकों का आह्वान, या नवयुवकों को नमन, या नवयुवकों का समागम। तो इसमें से सही जवाब है नवयुवकों का, जो बी सही है। नवयुवकों का आह्वान जो है, आह्वान जो है, ये सही शीर्षक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि 91 क्वेश्चन है 91 कि छात्र के अधिगम की ताकत और कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। छात्र के अधिगम की ताकत और कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आकलन अधिगम, असेसमेंट लर्निंग, या हैप्टिक लर्निंग, श्रव्य अधिगम, ऑडिटिव लर्निंग, या विजुअल लर्निंग। तो इसमें से आकलन अधिगम सही जवाब है ए, कि आकलन अधिगम, असेसमेंट लर्निंग जो है सही है। छात्र के अधिगम की ताकत और कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया को आकलन अधिगम कहा जाता है। 92 क्वेश्चन है कि नाटक क्या है? कला प्रदर्शन है, कहानी प्रदर्शन है, नृत्य प्रदर्शन है, या चलचित्र प्रदर्शन है? तो नाटक क्या है? नाटक एक कला प्रदर्शन है। नाटक काव्य का एक रूप है जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृश्य भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है, उसे नाटक कहते हैं। 93 क्वेश्चन है कि किस समाज में पुरुषों और महिलाओं के मानवाधिकार समान है? लिंग समान समाज, या राष्ट्रीय समाज, या हिंदू समाज, या ट्रांसजेंडर समाज। तो किस समाज में पुरुषों और महिलाओं के मानवाधिकार समान है? तो इसमें से ए सही है कि लिंग समान समाज जो है, पुरुषों और महिलाओं के मानवाधिकार समान है। प्रकृति क्या है लेकिन प्रकृति नहीं है? प्रकृति क्या है लेकिन प्रकृति नहीं है? नाटक है, कहानी है, कला है, नृत्य है। तो प्रकृति क्या है लेकिन प्रकृति नहीं है? तो ये कला है। प्रकृति कला है लेकिन प्रकृति नहीं है। प्रकृति का अर्थ स्वभाव से है, किसी भी सजीव, निर्जीव या पदार्थ आदि का स्वाभाविक रूप, गुण या तत्व जो उसके रूप के मूल में होता है वही उसकी प्रकृति है। अगला क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन है, विकास का तात्पर्य क्या है? प्रायोगिक परिवर्तन है, प्रबोधक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन। तो विकास का तात्पर्य क्या है? विकास का तात्पर्य है कि गुणात्मक परिवर्तन। विकास का तात्पर्य क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन से है, जो मूल्य सापेक्ष होता है। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दिशा में वृद्धि न हो। तो विकास का तात्पर्य क्या है? विकास तब तक नहीं हो सकता। विकास का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन से है, जो मूल्य सापेक्ष होता है। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दिशा में वृद्धि न हो। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 96 क्वेश्चन है कि भाषा के लक्षण संवेदनात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास किस आयु में आते हैं? किशोर में, बचपन में, मध्यम आयु में, युवा आयु में। तो भाषा के लक्षण संवेदनात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास किस आयु में आते हैं? तो ये बचपन में आते हैं। सही जवाब बचपन है। अध्यापन से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ज्ञान है, जड़सूत्र, अधिगम, शिक्षा। तो अध्यापन से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो अधिगम है। अध्यापन से अधिक महत्वपूर्ण जो अधिगम है। बिना अधिगम के सफल अध्यापन कार्य नहीं किया जा सकता। 98 क्वेश्चन है कि समावेशन में सबसे बड़ी बाधा किसके कारण होती है? मित्र के द्वारा, परिवार के द्वारा, समाज, अड़ोस पड़ोस के द्वारा। तो समावेशन में सबसे बड़ी बाधा किसके कारण होती है? तो ये समाज के द्वारा होती है। समावेशन में सबसे बड़ी बाधा समाज के कारण होती है। सामाजिक मानदंड अक्सर समावेशन के लिए सबसे बड़ी बाधा होते हैं। पुराने दृष्टिकोण और वर्तमान सोच अभी भी विकलांग छात्रों और सीखने के मुद्दों के साथ अल्पसंख्यक संस्कृतियों के छात्रों के आवास पर का विरोध करते हैं। 99 क्वेश्चन है कि निर्दिष्ट पाठ्यक्रम का समानार्थी है, बातिल है, सार एब्ट्रैक्ट है, या मुखर, लसट है, या प्रत्यक्ष है। तो निर्दिष्ट पाठ्यक्रम का समानार्थी क्या है? तो सी है, मुखर, लसट है। निर्दिष्ट पाठ्यक्रम का तात्पर्य उस पठन सामग्री से है जो एक विशेष कक्षा के छात्रों हेतु निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन कि किसे हमेशा अधिगम में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए माना जाता है? लेखन को, भाषा को, आकलन, अध्ययन को। तो किसे हमेशा अधिगम में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए माना जाता है? तो ये सही जवाब है भाषा को। भाषा को हमेशा अधिगम में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए माना जाता है। भाषा के शिक्षा देने के लिए शिक्षक कई विधियाँ या सूत्र अपनाता है, जैसे सरल से जटिल की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर आदि। अधिगम में भाषा के माध्यम से ही हम छात्रों के साथ संवाद स्थापित करते हैं।
तो इसमें से 100वां क्वेश्चन यही था कि किसे हमेशा अधिगम में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए माना जाता है। तो ये सही है कि भाषा है, भाषा सही जवाब है।